नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का इस वीडियो का विषय मैंने रखा है यूजीसी नेट के पेपर वन की एक बेसिक सी रणनीति क्या होनी चाहिए, हाउ टू क्रैक इट। पेपर वन के लिए कुछ टिप दूंगा जो मैंने खुद भी अपनी तैयारियों के दौरान अपनाए और एक अच्छा मुझे उसका परिणाम मिलता था। हालांकि मैंने पेपर वन की ज़्यादा प्रैक्टिस कभी नहीं की। मेरा पेपर वन पहले से ही थोड़ा अच्छा था, तो इसमें कुछ यूनिटें ऐसी है जिसमें कि आपको बिल्कुल एक मुफ्त के नंबर मिलते हैं। उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं वहाँ पे तो आपको वो इजीली हो जाएगा। तो साथियों, सर्वप्रथम मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मुझे या अपना आकलन कर लें कि आपका मैथ किस तरह का है, क्योंकि मैथ से रिलेटेड यहाँ पे 2-3 यूनिटें हैं। अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो आप उन 2-3 यूनिटों में उतनी अच्छी पकड़ नहीं बना पाएंगे। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप उन यूनिटों में अच्छी पकड़ बनाएंगे और आपका स्कोर जो है वो अपग्रेड होगा। तो पहले जो एक मैं बिना मेहनत का ये बोलूँगा कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो यूनिट है वो आती है पैराग्राफ। पैराग्राफ हर हर सब्जेक्ट के पेपर वन में आता है और उसमें से 5 क्वेश्चन आपको आंसर करने होते हैं और मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है कि वो आंसर उसी पैराग्राफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली छिपे हुए होते हैं। आपको बस उस पैराग्राफ को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है और उसको अंडरस्टैंड करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे सोचते हैं कि पैराग्राफ में बिल्कुल आंसर दिया जाएगा। मान लो कोई पैराग्राफ है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उसमें दिया हुआ है कि भ्रष्टाचार ने ये किया, तो फिर उससे जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है आपकी कि क्यों भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग बेस पे उसके आंसर का नीचे जवाब करना होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे लाइन टू लाइन ही हर बार मिल जाएगा, वैसे तो मिल जाता है, पर नहीं भी मिल रहा है तो आपको अंडरस्टैंडिंग बेस के बाद उसका आंसर करना होता है। तो 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल मुफ्त के ये किस्म से मिलते हैं, आपको बस ध्यान से पढ़ना होता है, वहाँ पे फोकस करना होता है। हालांकि आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के 2-4 पैराग्राफ के मॉक लगा लिए, उनको समझे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे उनके आंसर करने हैं। और दूसरा जो इसमें बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर आपका मैथ अच्छा है तो बिल्कुल एक किस्म से इजी करना हो जाता है, वो होता है डीआई। डीआई से भी आपको 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका मैथ बेसिक सी कैलकुलेशन औसत क्या वो निकालना आता है आपको कि औसतन कितना रहेगा, इस तरह से बेसिक सा मैथ आता है, जमा गुणा घटाना भाग करना, तो आपका डीआई भी 5 क्वेश्चन ठीक हो जाता है। हालांकि कई बार थोड़ी डिफिकल्ट डीआई आ जाती है तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, मगर कई बार बिल्कुल एक सीधी सादी डीआई आती है, उसमें प्रतिशत वगैरह निकालना रहता है, तो वो ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो इन 5 में से आप 3-4 क्वेश्चन बड़ी इजली कर सकते हो। शुरू में जब मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जाता था तो मुझे पता था कि मेरा पेपर 2 काफ़ी ख़राब था और मैं पेपर 1 के भरोसे जाता था। और ईमानदारी से आपको बता दूं कि मैं जो पेपर 1 पे जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड था, मेरा पैराग्राफ और डीआई पे था। मुझे एक बात की श्योरिटी होती थी कि मेरे भले ही मुझे 150 क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन नहीं आए, पर डीआई और पैराग्राफ के 10 क्वेश्चन मैं पक्का करके आऊँगा। और उसमें मेरे मैक्सिमम टाइम 8 to 9 क्वेश्चन ठीक होते ही होते थे। पैराग्राफ मेरे पाँचों के पाँचों ठीक होते थे। डीआई में भी मुझे याद है शायद फरवरी 23 में जो एग्ज़ाम आया था उसमें मैंने 5 क्वेश्चन डीआई के भी ठीक कर लिए थे और वो काफ़ी इजी डीआई आई थी। पर कई बार ऐसा भी संयोग होता है कि हम जिस चीज़ पे ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वो हमें मार देते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर उतना ध्यान नहीं देते। जब मेरा लास्ट टाइम जेआरएफ हुआ था जून 2024 का, जो री नेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें, तो उसमें मेरा ये जो 10 नंबर रहता था डीआई और पैराग्राफ का, 10 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन ही ठीक हो पाए थे। ये पहली बार ऐसे हुआ था, क्योंकि मैंने पैराग्राफ में से 5 में से 3 क्वेश्चन गलत कर दिए जल्दबाजी में, हालांकि वो इजी थे, आराम से कर सकता था। और डीआई करने के लिए मेरे पास शायद 17 मिनट बचे हुए थे, तो मैंने
उस टाइम ऐसे आलस से ना दिमाग कई बार ऐसे बकैती ढूंढता है कि आप मतलब मान लेते हैं कि भाई मैंने दिमाग में विचार आया कि भाई आप 17 मिनट में ये थोड़ी डिफिकल्टी आई है तो आप 3 क्वेश्चन कर लोगे, कैजुअली तुक्के मारने पड़े कि 2 क्वेश्चन तो वैसे भी ठीक हो जाएंगे, 1 क्वेश्चन से क्या फर्क पड़ता है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है। मेरा पहला नेट एक क्वेश्चन सही रहा था तो मैंने कैजुअली उनकी एक ही सीरीज उठा ली कि सी ऑप्शन लगा लेता हूँ, तो सी ऑप्शन लग गई और मुझे लगा कि 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। और उसमें ये रहता है कि जब आप किसी एक सेक्शन की पूरी सीरीज वाइज उठाते हैं 5 क्वेश्चन का एक ही लगाते हैं तो आपका एक क्वेश्चन ठीक होने की प्रोबेबिलिटी 90-95% हो जाती है। और मैक्स आपके ठीक हो सकते हैं दो से ज़्यादा ठीक होने की वहाँ पर उम्मीद मत रहिए। और मेरा ठीक हुआ है कि तो वहाँ पे मैं स्कोर अच्छा नहीं कर पाया इस सेक्शन में, तो 10 में से उस टाइम 3 क्वेश्चन ही ठीक हुआ। हालांकि मेरे 4 टाइम 8, 7, 8 और 10 आउट ऑफ 10 भी आए इसमें, तो ये ऐसा रहता है। इसके साथ साथ अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग अच्छी होने का भी आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है। रीजनिंग से आपको 5 क्वेश्चन फिर से आते हैं और ये 5 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर सकते हो, ज़्यादा नहीं तो 5 में 4 या 3 तो कर ही लोगे। अब मान लो पैराग्राफ के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। 5 क्वेश्चन पैराग्राफ से कर लिए, रीजनिंग के 4 क्वेश्चन कर लिए, 9 क्वेश्चन बन गए। उसके बाद आप डीआई पे देखो, डीआई अगर ज़्यादा टफ आई तो 2 या 3 क्वेश्चन तो कर लेंगे, अगर नहीं इजी आई होगी तो 5 भी कर सकते हो, तो 9, 3, 12 हो गए। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। अगर बीएड का एंट्रेंस देने जाते हैं वहाँ पे भी टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को कभी गलत ना करें। टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, तब आपकी एक अच्छी तैयारी होती है। तो 12 में 3, 4 जोड़ लो, 16 क्वेश्चन उस तरह से हो गए। उसके बाद आपको आता है रिसर्च एथिक्स। ये आपको थोड़ा नया सब्जेक्ट, नया विषय, नया टॉपिक हो सकता है, तो इस पे आपको अगर ज़्यादा पकड़ नहीं है तो 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन आप कर ही लोगे, मुझे भरोसा है। तो 16, 2 या 3 जोड़ दो 16 पे, तो 16, 3, 19, 20 क्वेश्चन हो जाता है। रिसर्च में एक टॉपिक में अभी इसी सेशन के लिए एक वीडियो बनाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पीछे से कुछ दोस्तों के साथ बात की तो मैंने उनको प्लेगरिज्म पूछा, क्योंकि प्लेगरिज्म मुझे लगता है रिसर्च वाले जो सेक्शन है उसमें से सबसे मेजर टॉपिक है। और मैंने ये पाया है आज तक कि जब भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है लगभग हर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में पेपर 1 में प्लेगरिज्म से एक या 2 क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसे बहुत कम एग्जाम होते हैं कि जब प्लेगरिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, वरना हर बार इसमें कुछ न कुछ आता रहता है। तो प्लेगरिज्म का मैंने ऐसे दोस्तों से डिस्कस किया तो उनको प्लेगरिज्म के बारे में मैक्सिमम उनको ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। प्लेगरिज्म का 5 से 10 मिनट का एक वीडियो आएगा और उसी वीडियो में से आपको मतलब वो क्वेश्चन आसानी से क्रैक हो जाएगा। प्लेगरिज्म साहित्य चोरी होता है, वो उस वीडियो में भी डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ साथ आपको आता है युक्ति परक। युक्ति परक भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस पे होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह से है। रीजनिंग, मैथ, युक्ति परक और पैराग्राफ, ये 4 मतलब 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से मुफ्त के नंबर होते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें, जाए कि आप क्राइमिंग कर रहे हो। अगर आप क्राइमिंग कर रहे हो तो आपके ये सेक्शन बिल्कुल खराब होंगे। अगर आप थोड़ा मैथ की प्रैक्टिस करें, रीजनिंग की प्रैक्टिस करें तो आपको ये चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएगी। मतलब 20 में से ज़्यादा नहीं, मैं बोलता हूँ 14-15 स्कोर करना इसमें इजी हो जाता है। युक्ति परक में पूछा जाता है, मान लो क्वेश्चनिंग की प्रैक्टिस कर रहे होंगे आपकी, आदमी सेब है, हर सेब आदमी नहीं है, नीचे कुछ और पंक्ति दे दी उनका निचोड़ निकाल के, तो आपने इसका डायग्राम पे प्रैक्टिस कीजिए कि आदमी है, एक गोला लगा लिया, हर आदमी सेब है, तो हर आदमी मतलब सारा आ रहा है ना आदमी उसके अंदर, तो उसके बाहर एक गोला लगा लिया, फिर देखा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि ये उतना टफ नहीं है।
ये इजी चीज़ है, मतलब युक्ति पर तो 5 में से 3-4 क्वेश्चन इसमें भी ठीक हो जाता है। वैसे कोई कथन दे दिया, कुछ इस तरह का निचोड़ निकालते हैं, तो इसमें भी आप जोड़ लो 2-3 नंबर, 17-18 जितने भी बने थे हमारे उसके ऊपर। उसके बाद आपको आता है एजुकेशन कमीशन, एक सेक्शन रहता है, और एजुकेशन कमीशन पे, ये शिक्षा पे कुछ इस तरह का यूनिट है, तो उसमें एजुकेशन कमीशन वगैरह पूछे जाते हैं। इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा, कंटिन्यू बनाऊंगा, और ये सेक्शन में आई थिंक पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा अगर मुझे समय मिलता है। मेरे भी थोड़े यहाँ पे कोर्स वर्क के एग्ज़ाम अभी हैं 9 जून से, तो उस दौरान उसमें थोड़ा अभ्यास करूंगा, वरना मैं इसको इसी बार निपटा के देता, क्योंकि एजुकेशन कमीशन में आपको मुख्य रूप से 8-10 जो इसके मेन पॉइंट रहते हैं, जैसे कोई कमीशन आएगा, गुड डिस्पैच आ गया, उसके बाद आपका हंटर कमीशन आ गया, रेलवे कमीशन आ गया 1902 में, उसके बाद 1917 में आपका सेल्डर योग आ गया, 1929 में हाटो, 1937 में बद्दा, इस तरह से जो आए हैं। बाकी फिर राधा कृष्ण सर्वपल्ली राधा कृष्ण योग आया, फिर कोठारी योग आया 1964 में, फिर उसने जो पॉलिसी निकाली 1968 में, 1986 में फिर से नई एजुकेशन पॉलिसी आई। तो इन पे मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब किसी न किसी में से। तो इसमें भी आप एजुकेशन वाले कमीशन वाले जो यूनिट है, इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप इसमें 5 में से 4 क्वेश्चन रख लो कि अगर आप अच्छी तैयारी करके जाते हैं तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी इजी हो जाता है। तो हमारा स्कोर जो मैं बता रहा था, तो ऑलरेडी आई थिंक 19-20 हो चुका था, तो 4 क्वेश्चन और जोड़ लो तो 24-25 हो गया। उसके बाद एक यूनिट आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट यूनिट आता है, और इसमें भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो बचपन से हम साइंस पढ़ते हैं, 10th तक तो सभी ने पढ़ी होगी, क्योंकि हम आर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो आर्ट्स पे +1-2 के बाद हमने नहीं पढ़ा होगा। हालांकि कॉलेज में हमें इन्वायरमेंट सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। वैसे अगर आपको याद आ रहा होगा कि फर्स्ट ईयर में हमारे टाइम तो था, अब तो पता नहीं, वैसे होगा ही हो। तो इन्वायरमेंट से आपको 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो वो भी ज़्यादा टफ नहीं होता। अगर आपने बेसिकली साइंस आपकी ठीक हो तो आपको मतलब अंदाज़ा हो जाता है। इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा प्राथमिक प्रदूषण है, कौन सा सेकेंडरी है, ग्रीन हाउस गैस कौन है, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह के बारे में आपको थोड़ा इसमें पढ़ना पड़ता है, और ओजोन पर से रिलेटेड। और इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कुछ ऐसा है नाम, वो आप ज़रूर पढ़ें, और इनको मैं भी वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। जो ये प्रोटोकॉल है, इन प्रोटोकॉलों में से हर बार क्वेश्चन आता है, और मैंने इसमें भी मतलब बहुत बार गलती की थी, क्योंकि मैं ये होता मैक्सिमम टाइम ये था कि मेरा पेपर 2 बहुत ख़राब था, तो मैं पेपर 2 पे पढ़ता था, और पेपर 1 मेरा ऑलरेडी अच्छा स्कोर बन रहा था, 30-31 क्वेश्चन हर बार, तो फिर मैंने कभी ये पढ़ा ही नहीं उतना। हालांकि अगर इसमें मैं पढ़ता तो इसमें 35 से 40 के बीच में स्कोर करना मेरे लिए ईजी हो जाता। तो अगर ये प्रोटोकॉल वगैरह आप पढ़े तो आप इन्वायरमेंट में भी 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन खींच सकते हैं। तो उसके बाद आता है मैथ। ये आता है प्रॉपर मैथ। ये कोई रीजनिंग की तरह वो सीरीज नहीं चलती कि 1, 2, 5 इस तरह से जो रीजनिंग की सीरीज चलती है, उस तरह का नहीं है। ये प्रॉपर आता है कि उसने इतने पैसे इसको दिए, वहाँ से इतना लिया, इतना % उसने उसे घाटा हुआ, इस तरह का मैथ आता है। अगर इस पर आपकी पकड़ मैथ में नहीं है तो फिर यहाँ से ज़्यादा नंबर आप नहीं खींच पाएंगे। अगर आपको मैथ आता है, अच्छा आपका मैथ है बेसिक में, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है ICT। अब यार आज की डेट में तो हर कोई फ़ोन तो चलाता ही है, बेसिक सी ICT की नॉलेज सभी को है। हम चलाते हैं, हमें पता है, पर हम उसको ध्यान में गौर नहीं करते। हमें पता है कि फ़ोन में रैम होती है, हमें पता है कि फ़ोन में स्टोरेज के लिए रोम होता है, पर हमें अगर क्वेश्चन इस पर पूछा जाए तो हम उसका जवाब जो है नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उससे लेना देना ही नहीं होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें ना इम्पैक्ट करती है। आपको स्टोरेज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि रैम है, रोम है, किस प्रकार का स्टोरेज है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है एब्रीवेशन आती है, बहुत सी एब्रीवेशन पूछी जाती है कि रैम की फुल फॉर्म क्या है,
सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, बेसिक सी है जो कि हमने अगर 9th-10th में आईटी किसी ने पढ़ा हो तो उसमें हमने पढ़ी होती है। एएलटी क्या है, बेसिक सी बहुत सी ऐसे आते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, इस तरह का मतलब बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। और इसमें से अगर आपने अच्छी तैयारी की हो तो आईसीटी में भी आप 3 या 4 क्वेश्चन बड़े इजीली कर लोगे। अगर बहुत ही अच्छी तैयारी होगी हो सकता है आप 5 कर ले, तो इस तरह का है। बाकी एक यूनिट और है जो कि कम्युनिकेशन पे है। अब कम्युनिकेशन तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, घर पे आप बात करते हैं अपने किसी से पार्टी से करते हैं, आपको पता है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है। बस आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उस टाइम थोड़े गुमराह हो जाते हैं। तो कम्युनिकेशन वाला जो यूनिट है ये भी इजी है, इसमें ज़्यादा नहीं है कि कहीं से संचार उत्पन्न हो रहा है, फिर उसका कोई माध्यम दिया जा रहा है, फिर सामने वाला कोई उसको रिसीव कर रहा है, उसको समझ रहा है, डिकोड कर रहा है कि कैसे मैसेज उत्पन्न हुआ, कैसे उसके बाद माध्यम में गया, चैनल कैसा रहा और कैसे उसने डिकोड किया, उसको समझा, फीडबैक दी बाद में वापस। तो मतलब ये ज़्यादा टफ नहीं है। और इसमें कम्युनिकेशन के टाइप, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इंट्रा कम्युनिकेशन, इंटर पर्सन कम्युनिकेशन, कि आप अपने अंदर भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं अभी दिमाग में कुछ सोच रहा हूँ कि ये हो रहा हूँ और फिर उसका जवाब दे रहा हूँ, तो ये भी कम्युनिकेशन है। मैं अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात कर रहा हूँ तो वो भी अंतर्व्यक्तिक, 2 व्यक्तियों के बीच में अंतर्व्यक्तिक कम्युनिकेशन है। उसके बाद अगर मैं किसी ग्रुप के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मान लो क्लासरूम है, तो क्लासरूम में मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो वो एक उसको भी पूछा जाता है कि किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। मैं एक भीड़ को संबोधित कर रहा हूँ तो जनसंचार हो गया, मैं दोस्तों के ग्रुप के साथ वार्तालाप कर रहा हूँ तो ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। इस तरह का कम्युनिकेशन से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से आपकी टोटली यूनिट आई थिंक हो गई है। अगर कोई बीच में छूट गई हो तो उस पर भी ध्यान दें। तो इस पे मैं पहले ये बोलूँगा को अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप ये युक्ति परक वाला जो यूनिट है, रीजनिंग वाला है, मैथमेटिक्स है, तो आप इन पे अच्छी ग्रिप बनाएं अगर आपको मैथ समझ आता है। वैसे रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं है, जिसको मैथ खराब भी होगा वो भी उसको कर लेगा, क्योंकि उतना टफ नहीं है उसमें, मुझे लगता है कि इतना होगा अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, दिमाग से इस तरह का फोबिया कई को होता है कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती और फिर वो उस चीज़ को नहीं कर पाते। तो इस तरह का फोबिया आपको दिमाग से निकाल लें, पहले ही निकाल दें, उसके बाद ही आप कर पाएंगे क्वेश्चन, अगर इस तरह का फोबिया आपके दिमाग में है। अगर आपका मैथ बहुत ही खराब है तो आप इन यूनिटों पे उतना ध्यान ना दें, तब आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पे ध्यान देना है, रिसर्च वाले पे देना है, एजुकेशन वाले पे देना है, इन्वायरमेंट वाले पे देना है, और क्या बचता है हमारा, इस तरह का कम्युनिकेशन वाले पे देना है। तो इन पे दे। और पैराग्राफ चाहे आपका मैथ अच्छा हो चाहे कुछ भी हो, पैराग्राफ किसी भी हालत में गलत करके नहीं आना है। आप उसको समझिए, एक बार नहीं समझ आ रहा है तो दूसरी बार पढ़े, क्योंकि होता है ऐसा है ना कि हम पेपरों में कई बार ऐसे क्वेश्चनों पे टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं जो कि हमें पता है कि हमारे बस से बाहर है, हमें नहीं आता है। उन क्वेश्चनों पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आप उन क्वेश्चनों पे ज़्यादा टाइम लगाएं जो आपको लगता है कि मैं इसको कर सकता हूँ, मैंने ये पढ़ा है, मेरी पढ़ी हुई चीज़ में से आई हुई चीज़ है। ऐसे क्वेश्चन पे आप टाइम भले ही लगा लें। अगर आप किसी ऐसे क्वेश्चन पे टाइम लगा रहे हैं कि जो आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, आपको एक ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ मंगल ग्रह पे लैंडिंग करवा दी मेरी, है ना, इस तरह सा का क्वेश्चन है कि बिल्कुल आपके एरिया से बाहर है, तो आप उस पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। बजाय उसके ये करें कि आप जिस क्वेश्चन का आपका थोड़ा बहुत अंदाज़ा है उसको सोचें कि आप उसको ठीक कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। तो वैसे पैराग्राफ है कि पैराग्राफ अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा तो पैराग्राफ पढ़ के आपको या उसमें उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों पे गलती ना करें, इन पे गौर फरमाएं। तो इस तरह से अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो रीजनिंग पे अच्छा काम करें। और इस तरह से बाकी है इसमें हम वीडियो में टाइम टू टाइम पर्टिकुलर टॉपिक पे और उसमें आगे सब टॉपिक पे भी जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंस ज़्यादा है तो उन पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैथ वाला रीजनिंग में अभी उतना काम नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए एक ब्लैक बोर्ड वगैरह कुछ चाहिए तो उस पर समझा सकते हैं। तो या कुछ लैपटॉप वगैरह हो तो उस पर पीपीटी के जरिए माध्यम से आपको बताया जा सकता था। तो इसके लिए अभी कुछ समय लगेगा। हालांकि जो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वगैरह है, कम्युनिकेशन है
और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च वगैरह है, इस पे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बीच बीच में डालता रहूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। बाकी आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई सुझाव आपको लगता है, आपको किसी विषय पे वीडियो चाहिए होगा कि इस पे चर्चा का ज़रूरत है, तो आप ज़रूर मेंशन करें, सुझाव भी मेंशन करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो साझा करें। उनको कोई दिक्कत आ रहा होगा तो वो भी वीडियो देखे, हो सकता है उनका थोड़ा सा मतलब उनको भी पता लग जाए कि कैसे पेपर को टैकल करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद, आपका सहयोग, आपके प्यार के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद।